हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग हब। तो इससे पहले वाले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और साथ ही साथ किसी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करें, यानी चार्ज से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सभी चीज़ को हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर देखिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देन कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, और तो उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ का यूज करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है उसको भी हम लोग स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इससे पहले समझो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। लेट्स से मान लो दिस इज चार्ज, मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो लेट्स से पार्टिकल ए है, इस पर चार्ज कितना है Q1 है, और एक दूसरा पार्टिकल B है और इस पर चार्ज क्या है आपका Q2 है। तो ये दोनों पार्टिकल के बीच, पार्टिकल ए और बी के बीच चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ड्यू टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो दो पार्टिकल के बीच चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। लेकिन बच्चों जब ये पार्टिकल रेस्ट में हो, यानी ये चार्ज जब रेस्ट में हो, चार्ज बोलो या पार्टिकल बोलो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे तो जब दोनों पार्टिकल रेस्ट में, दोनों चार्ज रेस्ट में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो दो पार्टिकल के बीच जब ये चार्ज रेस्ट में होगा, तो जब रेस्ट में होगा तब जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, और जब रेस्ट में होगा तो ये चार्ज का जो फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। तो मान लो ये बॉडी क्या है आपका, प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो कैसे दिखाएंगे, देखो इस तरह से, पहले लाइन ज्वाइन कर लेना। फोर्स दिखाने के लिए दोनों पार्टिकल को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये ए पे जो ए पार्टिकल है वो क्या करेगा, बी पे जो पार्टिकल है उसको रिपेल करेगा, और बी पे जो पार्टिकल है वो ए को क्या करेगा, रिपेल मतलब अपने से दूर की तरफ एरो देना। बी के वजह से है तो बी से दूर, ए की वजह से है तो ए से दूर, ठीक है। रिपल्सन के केस में अगर अट्रैक्शन होगा तो अपने तरफ देना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जानने ज़रूरी है, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रॉपर्टी बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो जैसे दो पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल जो ए पे है और ये पार्टिकल जो बी पे है, यहाँ दिख सकता है, यहाँ पे देखो ए पे है और ये बी पे है, तो ये दोनों क्या कर रिपेल कर रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर मान लो ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, तो अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इट कैन बी, पहला प्रॉपर्टी जो है राइट डाउन कर सकते हो, it can be
attractive as well as repulsive। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, समझ में आया। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो दो पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल के ज्वाइन करने वाला यानी सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, यानी इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन between two particles always acts along the line joining ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, या टू पार्टिकल भी कह सकते हैं कि दो पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही हमेशा लगता है, और सेंटर से अगर ज्वाइन करेंगे, बॉडी है तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो जैसे मान लो लेट से मान लो ये पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल है, इस पर चार्ज Q1 है और एक दूसरा पार्टिकल है, मान लो ये क्या है Q2। ठीक है, और लेट से मान लो ये माइनस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग माइनस। तो ये जो चार्ज Q1 है किधर फोर्स लगाएगा, तो चार्ज Q1 जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, तो कैसे दिखाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो इसकी वजह से लेना है इस पर, ठीक है, इसकी वजह से अगर इस पर लेंगे और इसकी वजह से इसके लेंगे, कोई चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले लाइन ज्वाइन करो इसको, ठीक है, लाइन ज्वाइन कर लिए। अब चार्ज Q1 लगाएगा तो बोलो Q1 के तरफ एरो होगा या एरो दूर होगा। तरफ मतलब एरो होगा इधर की तरफ, तरफ मतलब इधर और दूर मतलब इधर की तरफ। तो इधर होगा किधर होगा, तो देखो ये प्लस है, ये जो Q1 है ये प्लस है और ये माइनस Q2 क्या है, नेगेटिव है। तो प्लस वाला नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा तो अपने तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ होगा एरो, समझ में आया। एरो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। इसका नाम क्या देंगे, तो कौन लगाया है, 1 लगाया है, किस पे लगाया है, 2 पे। तो क्या लेंगे हम लोग, F, जिस पे लगेगा वो पहले लिखेंगे और जो लगाएगा वो बाद में, यानी F21 लिखेंगे। इसी तरह से Q2 जो Q1 पे लगाया किधर लगाएगा, तो माइनस जो है Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम लोग दूसरा कलर से दिखा देते हैं। तो किधर लगाएगा, देखो इधर की तरफ। तो इसका नाम दोगे, क्या दोगे, F12, एरो दे दो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को दिखा सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस होगा तो उसको भी दिखाएंगे हम लोग। तो अगर अट्रैक्टिव होगा तो अपने तरफ एरो होगा, जो चार्ज लगाएगा उसकी तरफ। याद रखना, यहाँ Q1 लगाया Q2 पे तो Q2 पे ही दिखाना है। टेल जो है जिस चार्ज पे फोर्स दिखाना हो उसी पे रखना। हम इसको लिख देते हैं टेल कहाँ रखना, जिस पे फोर्स, जिस पे टेल जो है किस पे रखना, जिस चार्ज पर फोर्स दिखाना हो वहाँ रखना है। ठीक है, जिस चार्ज फोर्स दिखाना वहाँ रखना है। और एरो अपने तरफ होगा या दूर होगा, अट्रैक्टिव होगा तो अपने तरफ होगा और रिपल्सिव होगा तो अपने से दूर होगा। तो इस तरह से ये सेंट्रल नेचर हो गया। अगर मान लो 3 चार्जेस होता तो क्या होता, जैसे मान लो एक चार्ज क्या है आपका,
ये चार्ज प्लस Q1 है, ये चार्ज क्या है आपका प्लस Q2 है, और एक चार्ज क्या है आपका माइनस Q3 है। तो चार्ज देखो, कोई चार्ज अपने ऊपर फोर्स तो लगाता नहीं, इसको ही प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। ये चार्ज कैन नॉट अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट सेल्फ, इसको देखो, ये चार्ज कैन नॉट अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट सेल्फ। कोई चार्ज अपने ऊपर फोर्स लगाता नहीं है, तो फोर्स कैसे दिखा, देखो सबसे पहले अगर Q1 की बात करें तो Q1 किस पे लगाएगा, Q इस पे लगाएगा, इस पे कौन कौन लगाएगा, ये Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, Q1 और Q3 के बीच फोर्स दिखाना होगा, तो क्या करो लाइन ज्वाइन कर देते हैं। तो Q1 क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो खींचेगा मतलब एरो किधर दोगे अपने तरफ, तो अपने तरफ मतलब Q1 की तरफ। तो इसका नाम क्या दोगे F3 1, कौन लगाया 1 लगाया, तो इसलिए बाद में वो किस पे लगा 3 पर लगा, तो 3 लिखेंगे। अब ये किधर लगाएगा, तब सबसे पहले क्या करो लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, तो लाइन ज्वाइन कर दिए हम लोग। तो Q2 किधर लगा, ये भी प्लस है और ये जिस पे लगा रहा है माइनस है, तो जो लगा रहा है वो अपने तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो एरो अपनी तरफ दो। तो F2 1 लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही होगा, इधर उधर नहीं करना, ठीक। तो Q3 पे दिखा दिया, इसी तरह से Q1 पे दिखा सकते हैं। तो Q1 पे किधर होगा, देखो लाइन ज्वाइनिंग, Q1 पे कौन कौन लगाएगा, जिस पे लगाना हो खुद हटा दो। Q1 पे Q1 नहीं लगाएगा क्योंकि अपने ऊपर नहीं लगा सकता है, तो Q3 लगाएगा। तो ये माइनस है, तो माइनस क्या करता है अपने तरफ खींचेगा। तो किस पे दिखा रहे हैं हम लोग, टेल कहाँ है Q1 पे है, तो Q1 पे दिखा रहे हैं 1 3। और ये इस पे और कौन लगाएगा, तो ये लगाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा एरो ज्वाइन करो, तो किधर लगेगा, तो प्लस है, तो प्लस क्या करेगा इसको ये जो प्लस है, प्लस क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, प्लस रिपल्सन करेगा, तो F1 2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं फोर्स दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक प्लस Q चार्ज को पॉइंट A तक लाना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मान लो है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, फील्ड है, मान लो इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चार्ज को यहाँ से ऐसे लेके आओ, या ऐसे लेके आओ, या ऐसे लेके आओ, जैसे या ऐसे ऐसे जैसे लेके आना है, हर हाल में क्या होगा वर्क डन तीनों केस में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा सेम होगा, ठीक है। तो तीनों ही केस में क्या होगा सेम होता है, ठीक है। तो इसी को नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स is conservative in nature। मीन्स क्या हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मीन्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स does not depend on पाथ। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फोर्स का, बच्चों देखो कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन देम। उसके बीच क्या मीडियम है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। स्टार्ट करने वाले हम लोग कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या है, जैसे देखो बच्चों, मान लो दो चार्ज है, लेट से मान लो ये चार्ज प्लस Q1 है और Q1 है, और एक दूसरा चार्ज जो है यहाँ से कुछ दूरी पे, मान लो यहाँ पर क्या है, चार्ज Q2 चार्ज है। तो ये दोनों के चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लाएगा, ये तो क्लियर है। रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा ये भी देख चुके हैं हम लोग, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये कैसे निकलेगा। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए क्या है, ये आपका कूलम्स लॉ का यूज करते हैं हम लोग। तो कूलम्स लॉ क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन कंडीशन है कि दोनों चार्ज के ऊपर लिमिटेशन है कि क्या होना चाहिए, दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कूलम्स लॉ लगा पाएंगे। तो पहला क्या आपका, पहले ये समझ लो कि इट इज़ यूज टू फाइंड it is used to find electric force between two charge। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए क्या है, इतना कूलम्स लॉ का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है, तो इसका लिमिटेशन है, देखो कि हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका लिमिटेशन है, मतलब कमी है कि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाकर लगा पाएंगे। तो पहला लिमिटेशन क्या है, पहला कि दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर Q1 और Q2 क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी बोथ चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। अगर रेस्ट में न रहेगा तो फिर ये कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बोथ चार्ज शुड बी स्टेशनरी। ठीक है, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। अब इसका स्टेटमेंट क्या है देखो, तो स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर बना लो। जैसे मान लो यहाँ पे लेट्स ये चार्ज क्या आपका Q1 है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज दूसरा है आपका प्लस Q2। ठीक है, अब माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, तो माइनस लिए प्लस ही लिए क्योंकि थोड़ा सा ठीक रहेगा दिखाने में। प्लस Q1 की इधर लगाएगा तो इस पे दिखाना, Q1 का फोर्स Q2 पे दिखाएंगे, Q2 का फोर्स Q1 पे दिखाएंगे। तो जब Q1 का फोर्स दिखाएंगे तो Q2 पे टेल रखेंगे, और हेड क्या होगा, Q1 से दूर होगा, क्योंकि Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल्सन कर रहा है, तो किधर लगाएगा, इधर की तरफ। और इसका नाम क्या दोगे, देखो F21, इसका नाम क्या देंगे, F21। और Q2 किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, F, ये 1 और ये 2, फोर्स ऑन 1/2। बच्चों अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी जो F12 का मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा, F21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्योंकि कूलम हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं, जितना Q1 लगाएगा उतना ही Q2 लगाएगा, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं,
कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, F12 का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं तो यहाँ पे एरो हटा दिए, ऊपर क्या किए, दो तरीका मैग्नीट्यूड लिखना है, या तो मॉड के अंदर या फिर एरो हटा दो। F12 इक्वल टू क्या होगा, एफ एरो नहीं लिखना है ऊपर में, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 21 इक्वल टू, लेट से इसको F मान लो, लेट, ठीक है, तो इसको F मान लिए। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है कूलम्स लॉ का। चलो स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है देखो, तो स्टेटमेंट क्या है उस फिगर को थोड़ा सा हम लोग, तो अगर हम लोग कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट की बात करें, देखो क्या कहता है कि दो चार्ज जो था यहाँ पर क्या था आपका Q1 चार्ज था, और यहाँ पर क्या है Q2 चार्ज था। तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीच के डिस्टेंस, या बीच का डिस्टेंस r है मान लो, तो r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और साथ ही साथ इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच का मीडियम क्या है, वाटर है या एयर है या कोई और मीडियम है। यानी इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन दैम। यानी अगर हम लोग मैथमेटिकल लिखेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो F12 इक्वल टू F21 है, और इसको मान लो F मान लिए थे, जैसे F12 इज इक्वल टू क्या है, जो फोर्स 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1 का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या, इसको F बोल दे रहे हैं। तो जो F होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक है। यहाँ पे जो मॉड लिए हैं बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि साइन नहीं लेना है, चार्ज का केवल वैल्यू लेना है, ठीक है। तो वैल्यू लिए थे ये, तो इसको पहला कंडीशन मान लिए। और दूसरा कहता है यही फोर्स जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर की डिस्टेंस क्या है, r है बीच का, तो r का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसका इन्वर्सली ले लेंगे, तो ये चीज़ होगा, ठीक है। जब इन्वर्सली कहेगा तो नीचे लिखना, डायरेक्टली कहेगा तो ऐसे लिखना, ठीक है। तो अगर दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग वन एंड टू, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लेफ़्ट में दोनों सेम ही है तो एक ही बार लिखना, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा लेकिन राइट में मल्टीप्लाई किया जाएगा। कंबाइन करने का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 1 इंटू ये न्यूमरेटर क्या होगा, मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2, चार्ज में मॉड लगा मतलब क्या है, साइन के साथ नहीं लेना है, ठीक है, साइन को हटा देना है बाय r², ठीक। तो इस तरह से ये क्या होगा आपका, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है K, तो K Q1 Q2 बाय r²। बच्चों आप लोगों में सोच रहे होंगे मॉड कहाँ चला गया, तो अब एक बार बता दिए कि मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, बस उसी को लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर बता दिए कि मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो मैग्नीट्यूड ही लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से है, हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर Q क्या है देखो, तो अगर यहाँ पे बात करें K क्या है देखो, तो K जो है इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। और ये कूलम्स कांस्टेंट क्या है देखो, तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन, इस ये जो ई है ना, इसको हम लोग इप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? इप्सिलॉन। ठीक है। और ऐसे लोग डेली भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में जल्दी जल्दी बोलने में क्या एप्सिलॉन भी बोल देता है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी बोलता है। ठीक है, बहुत फेमस हो गया है। बाकी एग्जैक्ट नेम क्या इप्सिलॉन है, ई को थोड़ा सा घुमाना है। समझ में आ गया? तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन या एप्सिलॉन। ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है ये होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन क्या है, ये सब हम बताएंगे। ठीक है। अभी देखो, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं। चूँकि मीडियम पे ही डिपेंड कर रहा है ये सारा, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। तो इस एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है, देखो कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है। और यूनिट हम लिखना सिखाएंगे अभी आप लोगों को। और साथ ही साथ एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, रिलेटिव चीज़ का कोई यूनिट नहीं होता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आर निकाले तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये फार्मूला भी याद रखना है, ये भी यूज़ होता है। तो इस तरह समझ गए आप लोग। अब कुछ मीडियम के लिए क्या एप्सिलॉन आर डायरेक्टली याद रखना है हम लोगों को। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर मीडियम ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एप्सिलॉन आर। तो मीडियम अगर मान लो ए वैक्यूम है, अगर क्या है, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है। एयर के लिए भी 1 ले सकते हो, एयर या वैक्यूम के लिए भी 1 ले सकते हैं। ठीक है। वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट होगा, एयर के लिए एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 1 ले सकते हैं। उसके बाद वाटर की बात करें तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर के लिए क्या होगा, तो वाटर के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है कितना होता है, देखो ये होता है 81, वाटर के लिए 81 होगा। ठीक है। और थर्ड अगर हम लोग देखें मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए, तो इसके भी इन्फिनिटी होता है। इसके लिए क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो इसका एप्लीकेशन समझो, जैसे मान लो चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। अब मान लो जब एयर है बीच में तो फोर्स F लग रहा है, जब एयर है तो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो वाटर अगर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये F/81 होगा। ठीक है, फॉर वाटर। और अगर मान लो ये कंडक्टर बीच में रख दिए तो क्या होगा, F/∞, यानी क्या हो जाएगा, 0। यानी दो चार्ज के बीच अगर मीडियम कंडक्टर है तो फोर्स ही नहीं लगेगा। ये समझ में आ गया ना। ठीक, यानी एयर से कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो तो 1/4 पाई अगर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकाले तो कितना आता है, ये 1/4 पाई का वैल्यू रख दो 22/7। और बच्चों अभी हम लोग एप्सिलॉन नोट का वैल्यू बात किए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो सब कैलकुलेट करने के बाद जो आता है ये आता है 9 इंटू 10⁻9। तो आप डायरेक्टली याद रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जो होगा
ये याद रखेंगे आप, कितना आता है 9 × 10⁹ होता है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। तो k का जो वैल्यू आ जाएगा अल्टीमेटली, अब k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r। तो फॉर एयर के लिए क्या होता है एप्सिलॉन r, फॉर एयर के लिए, अगर फॉर एयर की बात करें हम लोग तो एयर के लिए क्या होता है एप्सिलॉन r का वैल्यू 1। तो k का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एयर में पूछेगा तो डायरेक्टली k का वैल्यू ये रख देना, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ याद रखना। अब हम लोग यूनिट सिखाते हैं, k का क्या यूनिट होगा, एप्सिलॉन नोट का क्या यूनिट होगा, वो सीखेंगे, ठीक है। तो देखो F = क्या है यहाँ पे KQ1 Q2/r²। तो k का यूनिट अगर निकालना होगा तो k को क्या करो एक साइड करो, तो k को अगर एक साइड करेंगे तो क्या होगा r × f, तो क्या होगा FR², जिसका यूनिट उसको अकेले रख दो, और नीचे Q1 Q2। तो बोलो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट अगर k की बात करें k, तो k का ऐसा यूनिट क्या होगा, बोलो ऊपर क्या है न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और डिस्टेंस है तो r² मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। तो k का यूनिट समझ में आ गया। अब एप्सिलॉन नोट का देखो, एप्सिलॉन r का तो होता नहीं, रिलेटिव वाला चीज़ है, तो एप्सिलॉन नोट कहाँ से आएगा, देखो तो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो देखो यहाँ पर k 4 का यूनिट होगा नहीं, पाई का यूनिट होगा नहीं, वैल्यू का यूनिट नहीं होता है। तो k और एप्सिलॉन नोट में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का। तो एप्सिलॉन नोट का जो यूनिट होगा k के उल्टा होगा, तो k का क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका रख दो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख लिए कि क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ तो किस तरह से हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे अगला लेक्चर में। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।